बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना सीखा था। आज भी हम हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मजीद जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल हमने हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया था इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का। आज हम एंग्रो फर्टिलाइजर का हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कल जो हमारी कैलकुलेशन थी उसमें जो इंटरनेशनल स्टील का रिस्क रिटर्न आ रहा था और आज की कैलकुलेशन में एंग्रो फर्टिलाइजर का जो रिस्क रिटर्न आ रहा है, उन दोनों में क्या फ़र्क है और हम किस तरीके से किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने या ना शामिल करने का फैसला करेंगे, जो कि सिर्फ हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क पर बेस कर रहा होगा। यानी कि फ्यूचर और जो दूसरे मामला होते हैं, हम उन फैक्टर्स को जो है वो फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क की बेसिस पर कौन सा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। तो कल हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था, आज भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। 5 सालों का डेटा है हमारे पास, ये उन्हीं वेबसाइट से लिया गया है जो लिंक कल की वीडियो में मौजूद थे। क्या तरीका था? फॉर्मूला था एंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस एंड देन -1। तो 5.87% कैपिटल गेन आ गया हमारे पास। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस और नंबर आ गया 7.76%। टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड यील्ड और टोटल रिटर्न आ गया 13.62%। जिन लोगों ने लेक्चर 1 इस सीरीज का नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर 1 इस सीरीज का देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें कैपिटल गेन और डिविडेंड यील्ड अलग अलग कैलकुलेट ना करनी हो, एक ही साथ कैलकुलेट करना हो टोटल रिटर्न का नंबर, तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगी। और लेक्चर 1 की वीडियो में बड़ी डिटेल में फॉर्मूले भी सारे एक्सप्लेन किए गए हैं और हिस्टोरिक प्राइजेस और डिविडेंड का डेटा कहाँ से लेना है ये भी लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। एनीवे, तो हमने सितंबर 2019 के क्वार्टर का टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर लिया है, कैपिटल गेन सेपरेटली और डिविडेंड यील्ड सेपरेटली। इसको सिंपली हम कॉपी कर देंगे और फॉर्मूले को कॉपी करते ही हमारे पास 5 सालों में आने वाले 20 क्वार्टर्स का रिटर्न का नंबर आ गया है, टोटल रिटर्न का। अब हमें ये देखना होगा कि पिछले 5 सालों में जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स में रिटर्न रहा उसकी उसका एवरेज क्या थी, यानी कि ऑन एन एवरेज एंग्रो फर्टिलाइजर के इन्वेस्टर्स को हर क्वार्टर में कितना रिटर्न हुआ। तो आइएगा इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज और हम अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने रेंज कर ली है सिलेक्ट और हमारे पास इसका क्वार्टरली रिटर्न आ गया है 11.25। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ख्याल रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की भी हो सकती है, सैंपल की भी हो सकती है। हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, उसी रेंज को हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी क्वार्टरली एंग्रो फर्टिलाइजर की जो पिछले 5 सालों में रहा है। तो एंग्रो फर्टिलाइजर की क्वार्टरली स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 16.52। एनवलाइज करने के लिए हमने कल ये बात की थी कि रिटर्न को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास एनवलाइज्ड रिटर्न भी आ गया एग्रो फर्टिलाइजर का और एनवलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, कल जो हमने कैलकुलेट किया था इंटरनेशनल स्टील का रिस्क और रिटर्न, तो इंटरनेशनल स्टील का रिटर्न कम आ रहा था, तो 36.26% आ रहा था, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क आ रहा था 53.40%। और मैंने ये बताया था कि उसूलन ये स्टॉक हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिटर्न से ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर फंडामेंटल बेसिस पर हम ये समझते, क्योंकि ये तो हम सिर्फ रिस्क और रिटर्न हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं ना, हिस्टोरिक रिस्क एंड रिटर्न की बेस पर तो हमें आईएसएल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो।
लेकिन अगर और कोई फैक्टर्स हैं फंडामेंटल, उनकी बेस पर हम आईएसएल को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। और नोट कीजिएगा एंग्रो फर्टिलाइजर का रिटर्न क्लियरली ज्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन से, विच इज 44.98। अच्छा, ये भी बात हुई थी हमारी कि ये अगर अगर इंटरनेशनल स्टील में जो है वो हमने फंडामेंटल बेसिस पर सिलेक्ट करना भी है तो गेप कम हो तो सिलेक्शन करें। बहुत ज्यादा गेप है रिस्क रिटर्न में, 36% रिटर्न है और 53.40% जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क। एक बात कल के लेक्चर में मैंने कही थी आपसे कि जो रिटर्न हम 4 से मल्टीप्लाई करके एनवलाइज कर रहे हैं ये कंपाउंडिंग फैक्टर को इग्नोर करता है। जबकि हम कंपाउंडिंग फैक्टर को इंक्लूड करें तो थोड़ा सा जो है वो रिटर्न आ जाएगा, लेकिन अगर हम कंपाउंडिंग ना भी करें तो हमें एक व्यू का पता चल जाता है। तो जब मैंने इसको कंपाउंडिंग फैक्टर को इग्नोर करने की बजाय इंक्लूड करके कैलकुलेट किया तो आईएसएल का रिटर्न आ रहा है 41.52%। अब देखिए जरा गेप कम हो गया, ये 13% का तकरीबन गेप हो गया। कंपाउंड रिटर्न हम एग्रो फर्टिलाइजर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि कंपाउंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका है 1 प्लस क्वार्टरली रिटर्न, इसकी पावर होगी 4, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो देखिएगा ई फर्टिलाइजर या एंग्रो फर्टिलाइजर का रिटर्न आ रहा है कंपाउंड होकर 53.15%। तो व्यूअर्स, हमने इस वीडियो में या इन दो वीडियोस की सीरीज में दो स्टॉक्स का, इंटरनेशनल स्टील और एंग्रो फर्टिलाइजर का 5 साल के रियल डेटा की बेस पर रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट किया। क्लियरली हमें नजर आया कि एंग्रो फर्टिलाइजर का रिटर्न रिस्क से ज्यादा है, इंटरनेशनल स्टील का रिटर्न रिस्क से कम है। लिहाजा अगर हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क की बेसिस पर किसी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने या ना करने का फैसला करना है तो इन दिस सिनेरियो एंग्रो फर्टिलाइजर या इस जैसे दूसरे स्टॉक्स जिनमें रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क कम हो उन्हें स्टिक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। कोई सजेशन आप देना चाहें मजीद वीडियो से मुतालिक तो वो भी कमेंट में बताएं। और ये सीरीज अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह इस सीरीज का तीसरा लेक्चर हम कल पब्लिश करेंगे जिसमें हम इससे आगे की बात करेंगे कि अगर एक पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक हमने शामिल कर लिए हैं तो अब उस पोर्टफोलियो का एनालिसिस किस तरह होगा। थैंक यू वेरी मच।